नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं रामायण काल के कुछ आविष्कारों की। बता दें आपको कि रामायण का शब्दार्थ है राम का अयन अर्थात भ्रमण। वाल्मीकि रामायण और उसके समकालीन ग्रंथों में इतिहास को पुराव्रत कहा गया है। कालिदास के रघुवंश में विश्वामित्र श्री राम को पुराव्रत सुनाते हैं। मार्क्सवादी चिंतक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने रामायण को महाकाव्यात्मक इतिहास की श्रेणी में रखा है। रामायण और महाभारत में विज्ञान समेत अनेक सूत्र व शोध मौजूद है। रामायण काल को लगभग 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 9339 वर्ष पूर्व का बताया गया है, जबकि भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ। इतिहास तथ्य और घटनाओं के साथ मानव की विकास यात्रा की खोज भी है। यह तय है कि मानव अपने विकास के अनुक्रम में ही वैज्ञानिक अनुसंधानों से सायास अनायास जुड़ता रहा और आगे बढ़ता रहा है। रामायण काल में कई वैज्ञानिक थे। नल, नील, मैं, दानव, विश्वकर्मा, अग्निवेश, सुबाहु, ऋषि अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि कई वैज्ञानिक थे। रामायण के काल को आर्यों के प्रारंभिक काल से जोड़ा जाता है। ऋग्वेद के लेखन संपादन काल के समय संस्कृत भाषाई विकास के शिखर पर। रामायण काल में जो वैज्ञानिक उपलब्धियां या आविष्कार हासिल किए गए थे वे सभी महाभारत काल में चरमोत्कर्ष पर थे। रामायण भारत के जीवन का वृत्तांत भर नहीं है, इसमें कौटुंबिक सांसारिकता है, राष्ट्रीयता, शासन और समाज संचालन के सूत्र है। भूगोल, वनस्पति और जीव जगत है। अस्त्र शस्त्र और यौद्धिक कौशल के गुण है। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच संतुलन, दर्शन और अनेक वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं। वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में वे सभी बातें समाहित करने का प्रयास किया जो उस काल में प्रचलित थी। चलिए बताते हैं कि आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व के भगवान श्री राम के काल में कौन कौन से ऐसे आविष्कार हो चुके थे जो वर्तमान के आधुनिक काल में भी प्रचलित। चलिए बात करते हैं विमान की। जी हाँ, रामायण के अनुसार रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। उस विमान के निर्माता ब्रह्मा थे। ब्रह्मा ने यह विमान कुबेर को भेंट किया था। कुबेर से इसे रावण ने छीन लिया। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण इसका अधिपति बना और उसने फिर से इसे कुबेर को दे दिया। कुबेर ने इसे राम को उपहार में दे दिया। राम लंका विजय के बाद अयोध्या इसी विमान से पहुंचे थे। उल्लेखनीय है कि लंका में लड़ाकू विमान इसी विमान से पहुंचे थे। बता दें कि लंका में लड़ाकू विमानों की व्यवस्था प्रहस्ती के सुपुर्द थी। यानों में ईंधन की व्यवस्था प्रहस्ती ही देखता था। लंका में सूरजमुखी पौधे के फूलों से तेल यानी कि पेट्रोल निकाला जाता था। बता दें आपको कि अमेरिका में वर्तमान में जेट्रोफा पौधे से पेट्रोल निकाला जाता है। अब भारत में भी रतन जोत के पौधे से तेल बनाए जाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। लंकावासी तेल शोधन में निरंतर लगे रहते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर जैसी आकृति का आकाशचारी विमान था जो अग्निव वायु की समन्वयी ऊर्जा से चलता था। इसकी गति तीव्र थी और चालक की इच्छा अनुसार इसे किसी भी दिशा में गतिशील रखा जा सकता था। इसे छोटा बड़ा भी किया जा सकता था। यह सभी ऋतुओं में आरामदायक यानी वातानुकूल था। इसमें स्वर्ण खंभ, मणि निर्मित दरवाजे, मणि स्वचरणमय सीढ़ियां, वेदियां यानी कि आसन, गुप्त गृह अट्टालिकाएं यानी कि कैबिन तथा नीलम से निर्मित सिंहासन यानी कि कुर्सियां थी। अनेक प्रकार के चित्र एवं जालियों से यह सुसज्जित था। यह दिन और रात दोनों समय गतिमान रहने में समर्थ था।
तकनीकी दृष्टि से पुष्पक में इतनी खूबियां जो वर्तमान विमानों में नहीं है। ताजा शोधों से पता चला है कि यदि उसी युग का पुष्पक या विमान आज आकाश गमन कर ले तो उनके विद्युत चुंबकीय प्रभाव से मौजूदा विद्युत व संचार जैसी व्यवस्थाएं व अस्त हो जाएंगी। पुष्पक विमान के बारे में यह भी पता चला है कि वह उसी व्यक्ति से संचालित होता था जिसने विमान संचालन से संबंधित मंत्र सिद्ध किया हो, मसलन जिसके हाथ में विमान को संचालित करने वाला रिमोट। जी हाँ, बता दें आपको कि शोधकर्ता भी इसे कंपन तकनीक यानी कि वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी से जोड़कर देख रहे हैं। उसमें एक विलक्षणता यह भी थी कि वह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ान नहीं भरता था, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आवागमन में भी सक्षम था, यानी यह अंतरिक्ष ज्ञान की क्षमताओं से भी युक्त था। इस विवरण से जाहिर होता है कि यह उन्नत प्रौद्योगिकी और वास्तुकला का अनूठा नमूना था। नाव और जलपोत। जी हाँ, तथाकथित इतिहासकार यह नहीं जानते कि भारत में ही जलपोत का आविष्कार हुआ था। पहली बार भारत में ही नदी में नाव और समुद्र में जहाजों को उतारा था। जब बता दें कि जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जलपोत भी थे। रामायण में केवट प्रसंग आता है। राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुँचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से 20-22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवीरपुर पहुँचे, जो निषाद राज ग्रह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। बता दें आपको कि नौवहन की कला और नौवहन का जन्म 6000 वर्ष पहले सिंध नदी में हुआ था। दुनिया का सबसे पहला नौवहन संस्कृत शब्द नवगति से उत्पन्न हुआ। शब्द नौसेना भी संस्कृत शब्द नौ से उत्पन्न हुआ। बता दें कि कुछ विद्वानों का मत है कि भारत और शक्तेल अरब की खाड़ी तथा फरात नदी पर बसे प्राचीन खल्द देश के बीच ईसा से 3000 वर्ष पूर्व जहाजों से आवागमन होता था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में जहाज और समुद्र यात्रा के अनेक उल्लेख हैं। बता दें कि याज्ञवल्क्य के संहिता, मार्कंडेय तथा अन्य पुराणों में भी अनेक स्थलों पर जहाजों तथा समुद्र यात्रा संबंधित कथाएं और वार्ताएं हैं। मनु संहिता में जहाज के यात्रियों से संबंधित नियमों का वर्णन है। ईसा पूर्व 4th शताब्दी में भारत अभियान से लौटते समय सिकंदर महान के सेनापति नियार्कस ने अपनी सेना को समुद्र मार्ग से स्वदेश भेजने के लिए भारतीय जहाजों का बेड़ा एकत्रित किया था। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में निर्मित सांची स्तूप के पूर्व तथा पश्चिमी द्वारों पर अन्य मूर्तियों के मध्य जहाजों की प्रतिकृतियां भी। जी हाँ, भारतवासी जहाजों पर चढ़कर जल युद्ध करते थे। यह ज्ञात वैदिक साहित्य में तुग्र ऋषि के उपाख्यान से, रामायण में कैवर्तों की कथा से तथा लोक साहित्य में रघु की दिग्विजय से स्पष्ट हो जाता है। शतरंज की उत्पत्ति। जी हाँ, शतरंज के आविष्कार का श्रेय भारत को ही जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही इसे भारत में खेला जाता रहा है। इसका धर्म ग्रंथों और प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य में उल्लेख मिलता है। इस खेल की उत्पत्ति भारत में कब और कैसे हुई, बता दें आपको कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। एक किंवदंती है कि इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने इस उद्देश्य से किया था कि उसका पति रावण अपना सारा समय युद्ध में व्यतीत न कर सके। एक पौराणिक मत यह भी है कि रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी ने इस खेल का प्रारंभ किया था। जी हाँ, बता दें आपको कि 7वीं शती के सुबंधु रचित वासवदत्ता नामक संस्कृत ग्रंथ में इसका उल्लेख है। बाणभट्ट रचित हर्ष चरित्र में
भी चतुरंग नाम से इस खेल का उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट है कि यह एक राजसी खेल था। प्राचीन काल में इसे चतुरंग अर्थात सेना का खेल कहा जाता था। चतुरंग में 4 अंग होते थे, पैदल, अश्वारोही, रथ और गज। इसलिए इस खेल के नियम बहुत कुछ युद्ध जैसी प्रथा पर आधारित है। अमरकोश के अनुसार इसका प्राचीन नाम चतुरंगनी था, जिसका अर्थ 4 अंगों वाली सेना था। गुप्त काल में इस खेल का बहुत प्रचलन था। पहले इस खेल का नाम चतुरंग था, लेकिन 6ठी शताब्दी में फारसियों के प्रभाव के चलते इसे शतरंग कहा जाने लगा। यह खेल ईरानियों के माध्यम से यूरोप में पहुंचा तो इसे चेस कहा जाने लगा। बता दें कि 6ठी शताब्दी में यह खेल महाराज अनुश्रवण के समय भारत में, बता दें आपको कि अनुश्रवण के समय 521 से 579 ईस्वी भारत से ईरान में लोकप्रिय हुआ। तब इसे चतुरंग और फिर कालांतर में अरबी भाषा में शतरंज कहा जाने लगा। बता दें कि पूरी जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।